हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात माय ऑल फ्रेंड ऑल स्टूडेंट। आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कैसे हैं आप सब? आशा विश्वास पूर्ण उम्मीद है मस्त होंगे स्वस्थ होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 12 के पहले चैप्टर की बात कर रहे थे, कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, जिसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 4 वीडियो आपके पास मौजूद है, उनको जाकर देखिए ताकि जो पिछली चीज़ें हैं वो आपको बहुत अच्छे से बेहतर चीज़ें समझ में आए। आगे जो आज टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, कि कूलाम के नियम का सदिश रूप एवं अध्यारोपण सिद्धांत, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल एंड वेक्टर फॉर्म इन कूलाम्स लॉ। हम लोगों ने कूलाम लॉ के बारे में बात की थी। दो बिंदु आवेश जब निर्वात में या फिर किसी माध्यम में रखे होते हैं तो उनके बीच में एक बल काम करता है जिसे स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अगर आवेश सेम चार्ज के होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि अगर आवेश अपोजिट चार्ज के होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लगने वाला जो बल था F बराबर फार्मूला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसी तरीके से जो बल होती है वो सदिश राशि होती है, सभी को पता है। तो जो कूलाम का नियम है वो सदिश रूप कैसे आया, कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे सदिश के फॉर्म में, कि जो एफ है उसको सदिश फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अध्यारोपण का जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या कहती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या कहता है समझते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप तो हम जानेंगे। उससे पहले ये जानेंगे कि कूलाम के नियम में कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं। ये रहा पहला Q1 प्लस है, ये भी प्लस है Q2। ठीक है, दूसरी पोजीशन कुछ ऐसी है कि दो फिर से पॉइंट चार्ज है, यानी बिंदु आवेश है। पहला Q1 है और दूसरा -Q2 है। तीसरी पोजीशन भी बना सकते हैं हम चाहे तो, कि हमारे पास जो आवेश है -Q1 है और -Q2 है। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमारे पास है। तीनों कंडीशन में इनकी जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, यानी Q1 Q2 के जो बीच की डिस्टेंस है वो कुछ R है, इधर पे इधर है R और इधर पे भी है कितनी R। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पे R12 है। पोजीशन वेक्टर मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे की स्थिति क्या है, ऐसे ही R12 यहाँ पे भी है वेक्टर। इसका मतलब भी है कि Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति कहाँ पे है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा 11 में कि स्थिति वेक्टर क्या होता है, एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की स्थिति की बताई जाती है, तो उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने आपको बताया कि जब दो प्लस चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को हटाते हैं, यानी रिपल करते हैं। तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, इधर को लगाएगा F, हम इसको मान ले रहे हैं F21। क्या है F21, दूसरे पर पहले के कारण बल। ऐसे इसी तरीके से Q2 लगाएगा Q1 पर जो फोर्स वो इधर को लगाएगा, कितना F12 लगाएगा कि नहीं लगाएगा बच्चा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखते हैं क्या कंडीशन होती है। ये Q1 ये -Q2, इसको खींचेगा तो इधर को खींचेगा, ये इसको खींचेगा तो इधर को खींचेगा। मान लीजिए इस पर जो फोर्स लग रहा है Q1 जो खींच रहा है Q2 को, वो खींच रहा है F21 से, और ये इसको खींच रहा है कितने से, F12 से। ठीक है, ऐसे कहानी यहाँ पे होगी। ये इसको लगाएगा फोर्स F21 बाहर की ओर, ये वाला इसको धकेलेगा इधर को F12 वेक्टर। बोलो हाँ या ना। इतना डायग्राम सभी को क्लियर है क्या? इतना डायग्राम सभी को क्लियर होगा एकदम से। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम एक छोटी सी बात करेंगे एकांक सदिश के बारे में। किसके बारे में? एकांक सदिश। कौन सा सदिश? एकांक सदिश, जिसे इंग्लिश में यूनिट वेक्टर बोलते हैं बेटा। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर सभी लोगों ने सुना होगा। आज जानते हैं इसका काम क्या होता है। यूनिट वेक्टर को अगर हम डिफाइन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि यूनिट सदिश यानी एकांक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जो केवल दिशा व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूनिट सदिश यानी एकांक सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका प्रयोग हम लोग दिशा को निर्धारण करने के लिए करते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1, जिसको हम लोग डिफाइन करते थे इसके ऊपर कैप लगा के। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर है, क्या वेक्टर है,
इसका हमें लिखना है एकांक सदिश। एकांक सदिश लिखने के लिए इसके ऊपर लगाएंगे कैप, बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का परिमाण, या इसको ऐसे भी लिखते हैं वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए से परिमाण लिखते हैं तो ऊपर से वेक्टर हट जाता है। तो ये एकांक सदिश का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस पूरे की वैल्यू बेटा 1 होती है, कितनी होती है 1। इसलिए इसको हम लोग एकांक सदिश जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आपका दिशा व्यक्त करने के लिए हम लोग कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं आपके सामने, कूलाम का नियम। क्या लिखने वाले हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम लिखने से लिए हमारे पास ये पता है हमें कि Q1 के कारण जो Q2 पर बल लगेगा वो कितना लगेगा। Q1 के कारण Q2 पर बल, कूलाम के नियम से Q1 के कारण Q2 पर बल कितना माना है, F21। तो F21 वेक्टर बराबर कितना आएगा बेटा, 1/4πε0 Q1 यानी Q, Q2 यानी Q2, तो Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, इतना हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बगल में कुछ चिपका रहे हैं आपके सामने, ये चिपका रहे हैं R12 वेक्टर का कैप, इतना लिख रहा है। ये क्या है, एकांक सदिश है, इसका स्थिति सदिश का एकांक सदिश है, जो ये बता रहा है कि Q1 के कारण जो Q पर ऊपर फोर्स लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है। ये एकांक सदिश है, कौन सा, R12 जो वेक्टर लिखा है, R12 का कैप लिखा है, ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश। और ये बता रहा है, एकांक सदिश है, और ये यह बता रहा है कि F12 की दिशा कहाँ है, F21 की जो दिशा है, F21 की जो दिशा है वो Q2 से बाहर की ओर है, Q2 से बाहर की ओर है, बाहर की ओर। आगे बात समझ में कि नहीं। ऐसे अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ दें तो कुछ कहानी ऐसी होगी बच्चा, देखना ध्यान से। F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। इसको अगर हम एकांक सदिश के फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, R12 का वेक्टर बटे R12। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं सर। और हमें पता है R12 क्या बता रहा है, स्थिति सदिश बता रहा है कि नहीं बता रहा है, यानी Q1 से लेके Q2 की जो स्थिति सदिश है वो R2 वेक्टर बता रहा है। तो R12 का जो मान है, R12 स्थिति के जो मान है वो R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो F12 इज इक्वल टू जो है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R12 का वेक्टर अपॉन R, इतना हो जाएगा बच्चा। R12 की जगह पे हमने R लिख लिया क्योंकि R12 जो स्थिति सदिश है वो R के बराबर है, ठीक है। R का R² का R में मल्टीप्लाई करेंगे तो R क्यू हो जाएगा। R12 का वेक्टर जो है वो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चा, R12 का वेक्टर। ये हमारा आ गया क्या, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या आ गया, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलाम का नियम सदिश के रूप में इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर हम Q2 के कारण Q1 पर फोर्स लगाएंगे बिल्कुल मान यही आएगा। डिफरेंस क्या आएगा हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, लिखते हैं Q2 के कारण Q1 पर बल, इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर बल क्या लिखेंगे, F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे R21 वेक्टर, उल्टा लिखेंगे स्थिति से, इसके कारण यहाँ पे स्थिति से हो गई तो उल्टे लिखेंगे। और उल्टा लिखने के लिए R12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R21 वेक्टर बटे R21। और हमें पता है कि R21 की जो वैल्यू है वो R के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं R12 का वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ और ये हो गया R21 वेक्टर। दिख रहा है बच्चा नीचे, थोड़ा सा हम चेक कर ले रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो इसको हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। यहाँ पे हम इसको लिख दे रहे हैं, ये जो F12 का जो मान आया वो इतना आया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R21 वेक्टर। ठीक है बच्चा, ये आया है, ये F12 है और F21 है। अब इनमें दोनों में हम अंतर देखें तो इतनी वैल्यू दोनों में सेम है, ये अलग है और ये दोनों वैल्यू दरअसल है सेम ही। ये इधर से इधर तक की दूरी है, ये इधर से इधर तक की दूरी है, लेकिन इनकी दिशाएं हैं अपोजिट। क्या हैं दिशाएं अपोजिट, चूँकि
F12 वेक्टर बराबर है R21 के, ठीक है। इसलिए F जो 21 है वो इक्वल हो जाएगा F12 के, लेकिन माइनस साइन के साथ, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसकी स्थिति इधर से इधर के लिए थी, मतलब स्थिति सदिश वेक्टर हुआ तो उस साइड को होगा, और इसकी स्थिति इधर को होगी तो इसका डायरेक्शन इधर पर आगे। अब एक दूसरे के अपोजिट एवं बराबर हैं तो हम लोग माइनस साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइनस साइन। ये विपरीत सदिश बोलते हैं जब एक सदिश का मान दूसरे सदिश के बिल्कुल ठीक बराबर होता है लेकिन दिशाएं अलग अलग होती हैं तो हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके F12 है और F21 है वो दोनों इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये अगर आपको पहचान हो रहा हो तो ये हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है बहुत अच्छे से। इसको हम बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। क्या कहते हैं? न्यूटन का थर्ड नियम कहते हैं। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं बच्चों से? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात हम कह सकते हैं कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, या हम कहें कि न्यूटन का नियम कूलाम का नियम, कूलाम का सदिश नियम या कूलाम का नियम जो होता है वो आपका क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है या न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। बच्चा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बट्टा। सभी लोगों को एकदम से क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे जो बात करेंगे वो करेंगे अध्यारोपण सिद्धांत की। अध्यारोपण सिद्धांत भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक हो जाता है और सरल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, दोनों बातें हैं। तो जो अध्यारोपण सिद्धांत है वो ये कहता है कि अगर अपने पास कोई एक आवेश है, क्या है? कोई एक आवेश है, एक बिंदु आवेश है, उस पर लगने वाले फोर्स जो हैं वो बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले जो फोर्स हैं उन सभी सदिशों का सदिश योग उन सभी बलों का जो सदिश योग है वो लगने वाले आवेश के कुल आवेश के योग के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग एडिंग डालेंगे। क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, क्या कहता है समझते हैं। पहले हम डायग्राम समझते हैं फिर हम लोग नियम को लिखते हैं। हमारे पास एक कोई बिंदु आवेश है, मान लीजिए Q1, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर बहुत सारे फोर्स आवेश मौजूद है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे। 4 आवेश हमने ले लिए, ठीक है। 4 आवेश हमने ले लिए। ये अपना आवेश है Q1 और ये आपका आवेश है Q2, ये आपका आवेश है Q3, ये आपका आवेश है Q4 और ये आपका आवेश है Q5, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे ये फोर्स लगाएगा, यहाँ पे ये इससे फोर्स लगाएगा, ये इसको फोर्स लगाएगा, ये इसको फोर्स लगाएगा, ठीक है। हम कहें आपसे ये बताइए Q2 के कारण Q1 पर फोर्स कितना लगेगा? Q2 के कारण Q1 पर फोर्स कितना लगेगा? तो आप कहोगे सर हमने मान लिया इस पर जो बल लग रहा है F12 लग रहा है। हम कहें Q3 के कारण Q1 पर फोर्स कितना लगेगा? तो आप कहोगे ये मान लिया हमने F13 लगेगा। इधर पे जानेंगे तो हमने मान लिया कि कितना है F14 है और इधर पे ये मान लिया कि जो फोर्स है F15 है। इतनी बातें क्लियर है सभी को? बात समझ में आ गई? इसके कारण इस पर फोर्स है F12, इसके कारण इस पर फोर्स है F13, और Q4 के कारण इस पर फोर्स है F14 और Q5 के कारण F15, ठीक है। और इस पर जो टोटल बल लग रहा है वो हमने ये मान लिया कि वो कितना है, कैपिटल F है। जो टोटल बल लग रहा है वो कितना है, कैपिटल F है। तब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है किसी भी बिंदु आवेश पर लगने वाला, किसी भी बिंदु आवेश पर, किसी भी एक बिंदु आवेश पर, किसी भी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल, लगने वाला कुल बल समस्त आवेशों द्वारा लगने वाले, समस्त आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। लगने वाले सदिश योग के बराबर होता है। किसी भी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला कुल बल समस्त आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है।
अगर हम यही कहें बच्चा कि क्यूबन पर या क्यूबर कुल बल, क्यू पर माना क्यू पर कुल बल कितना है, F है, एंड Q2 के कारण, अच्छा ये Q1 पर कुल बल, Q2 के कारण Q1 पर बल कितना माना है बच्चा आपने, F12 वेक्टर। इसी तरीके से Q3 के कारण Q1 पर जो फोर्स होगा वो हम ये मान के चल रहे कितना है, F13 है, ठीक है। इसी तरीके से Q4 के कारण जो Q1 पर फोर्स है वो कितना है, F14 है वेक्टर का, और F ये जो है Q5 के कारण वो कितना है, F15 है, ठीक है। तब अध्यारोपण से क्या हो जाएगा, तब अध्यारोपण सिद्धांत से क्या हो जाएगा, तब अध्यारोपण सिद्धांत से क्या होगी कहानी बच्चा। अध्यारोपण के जो सिद्धांत होगा वो ये कहेगा आपसे कि जो आपका कुल फोर्स है यानी F, जो कुल बल है F, वो बराबर होगा सदिश योग F1 के प्लस F12 के प्लस F13 के प्लस F14 के, ठीक है, 3, 4 और ये 5, ठीक है, प्लस अगर और भी फोर्स होते तो इन सब के योग के ये बराबर आ जाता, अगर और भी कोई आपके आवेश होते तो इनके योग के बराबर आ जाता। ये है कूलाम का सदिश नियम का या कूलाम के नियम के द्वारा अध्यारोपण का सिद्धांत। ये है कूलाम के नियम द्वारा अध्यारोपण का सिद्धांत। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बिंदु आवेश पर लगने वाला जो कुल बल है F, वो सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। एकदम से क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही बच्चा। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को अच्छा लगते हैं वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और छोटे बच्चों से प्यार कीजिए, बड़े लोगों का सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि लोग आपके साथ रहना पसंद करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।